चलिए, पॉलिटी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हम आपको सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का चैप्टर करा रहे हैं। इसमें हमने पिछले लेक्चर में यानी कि इसके पार्ट 1 में आपको सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी तक पढ़ा है। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये भी हमारा एक फीचर ही है। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, क्या मतलब है इसका? देखिए, हमारी कंट्री ने इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इस्टेब्लिश किया। सबसे टॉप पर यानी कि एपेक्स बॉडी के तौर पर, एपेक्स कोर्ट के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। फिर उनके नीचे सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट आ जाते हैं इंडिया के, और डिफरेंट स्टेट्स के हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, तो अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट हो जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर आएंगे आप, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बाद हाई कोर्ट्स के बाद सुप्रीम कोर्ट। ये तो हो गया एक इंटीग्रेटेड तरीका जुडिशरी का। क्यों हुआ ये इंटीग्रेटेड? इंटीग्रेटेड इस मायने में हुआ कि अगर कोई लॉ यूनियन लिस्ट में पड़ी आइटम के बेस पे बनता है, यानी कि अगर कोई कानून पार्लियामेंट बनाती है, वो लॉ चाहे यूनियन लिस्ट की आइटम के बेस पे है या फिर कॉन्करेंट लिस्ट की आइटम पे के बेस पे, मुद्दा ये है कि वो कानून अगर पार्लियामेंट ने बनाया तो उस कानून को एनफोर्स करने का काम सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, हाई कोर्ट भी कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी कर सकती हैं। मतलब वो कानून है, अगर यदि उसकी उल्लंघना हो रही है, उसकी पालना नहीं हो रही, या उस कानून के तहत कोई किसी तरह का जस्टिस चाहता है, तो ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार के अधीन ये कानून बना, पार्लियामेंट में ये कानून बना, तो फिर इसको एनफोर्स करने का काम सेंट्रल जुडिशियल बॉडी ही करे कोई, यानी कि यूनियन लेवल पर एग्जिस्ट कर रही बॉडी, दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट करे। ऐसा नहीं है। अमेरिका में ऐसा है, अगर फेडरल लॉज हैं तो फेडरल लॉज को एनफोर्स करने का काम फेडरल कोर्ट ऑफ अमेरिका करता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। वो सभी स्तर पर जो न्यायालय सिस्टम है, हमारा जुडिशियल सिस्टम है, सभी न्यायालयों का अधिकार है कि वो उस कानून के रिलेटेड जो एग्रीव्ड पार्टी है उसे जस्टिस प्रोवाइड कर सकती है और उस कानून की पालना करवा सकती है लोगों से। ये सभी को ये अधिकार है। इसी तरह से अगर कोई स्टेट लिस्ट में गिवन मैटर पर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने कानून बनाया है, तो ऐसा नहीं है कि उस पर केवल हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ही संज्ञान ले सकती हैं। ऐसा नहीं है। आप अपील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक जाइए, सुप्रीम कोर्ट भी उस कानून के विषय में संज्ञान लेगा और उसे एनफोर्स करेगा। तो इस तरह से आप निचली अदालतों से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक अपील के माध्यम से काम करते हैं। आप अपील करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। तो कानून चाहे राज्य सरकारों के हों चाहे केंद्र सरकार के हों, कानून चाहे स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट या यूनियन लिस्ट की आइटम्स पे बेस्ड हो, इन तीनों लिस्ट के बेसिस पे उसको एनफोर्स कराने का काम हमारी कंट्री की जुडिशरी इंटीग्रेटेड मैनर में ही करती है, और आपको अपील के माध्यम से प्रयास करके वहाँ तक जाना होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़, तो इसलिए इसे इंटीग्रेटेड कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है कंट्री में। सुप्रीम कोर्ट गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है, आपके राइट्स को गारंटी करता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट गार्जियन या फिर गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसे गार्ड करता है। सुप्रीम कोर्ट के पास इंटरप्रिटेशन का पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन के शब्दों को इंटरप्रेट करता है। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन की यदि अवमानना कर दी जाए या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत कोई कानून यदि बना रही है केंद्र सरकार, तो फिर या फिर राज्य सरकारें, अगर कोई लॉ ऐसा है तो सुप्रीम कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है, अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर सकता है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्तियाँ हैं। ये क्वेश्चन आते हैं कि गारंटर कौन है, गार्जियन कौन है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन है, दैट सुप्रीम कोर्ट। अब इतनी शक्तियाँ आप देख पा रहे हैं कि पार्लियामेंट तक ने यदि कानून बना दिया है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्तियाँ हैं कि वो उस कानून को निरस्त कर सकता है, वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। तो ऐसे में ये जो जुडिशरी है, इसे फिर इंडिपेंडेंट रखना भी बहुत ज़रूरी है। इंटीग्रेटेड तो है लेकिन इंडिपेंडेंट रखना ज़रूरी है। इसे पार्लियामेंट के इम्पैक्ट से इंडिपेंडेंट रखना ज़रूरी है, यानी कि लेजिस्लेचर से। इसे एग्जीक्यूटिव के इम्पैक्ट से
हमें इंडिपेंडेंट रखना ज़रूरी है। तो इसलिए इसे एक इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पर खड़ा किया गया है। उस इंडिपेंडेंस को सुनिश्चित करने का कार्य भी संविधान ने स्वयं ही कर दिया है। कैसे किया है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आप जाएं तो जो जजेस का टेन्योर है वो फिक्स होता है। आप उस टेन्योर को आल्टर नहीं कर सकते, जज को निकाला नहीं जा सकता। उसके लिए इम्पीचमेंट का प्रोसेस है एंड इट इज़ अ वेरी वेरी रिजिड प्रोसेस अगर उसे निकालना है तो। इसके अलावा यदि हम देखें तो जो जजेस हैं उनकी जो सर्विस कंडीशंस हैं वो फिक्स्ड होती हैं। आप उनकी सर्विस कंडीशंस को परिवर्तित नहीं कर सकते। जो कोर्ट के जितने भी सारे एक्सपेंडिचर्स हैं, जजेस की सैलरीज़, ये सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होता है। इसका मतलब इसके ऊपर संसद में चर्चा तो हो सकती है लेकिन वोटिंग नहीं हो सकती, इसको घटाया नहीं जा सकता। जो सैलरीज़ हैं उन्हें आप घटा नहीं सकते, डेट्रीमेंटल नहीं हो सकती पार्लियामेंट्री डिस्कशंस, वोटिंग नहीं होगा कि भाई सैलरी इतनी रहनी चाहिए कि नहीं, देनी है कि नहीं, इस तरह की प्रक्रिया नहीं होती क्योंकि वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज्ड हैं, चार्ज फंड है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात अगर हम करें तो जजेस जो हैं वो आफ्टर रिटायरमेंट आगे प्रैक्टिस नहीं कर सकते फर्दर, ताकि उन्हें ड्यूरिंग द जॉब किसी तरह के पॉलिटिकल क्लास या फिर किसी तरह के जो बिज़नेस क्लास हैं वो किसी तरह से कोई प्रलोभन ना दे दे, उनकी जजमेंट्स को मैनिपुलेट ना करवा दें, ये कह करके कि रिटायरमेंट के बाद आपको ये लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो रिटायरमेंट के बाद जॉब नहीं कर सकते। अब कई सामने चीज़ें हैं कि वो एमपी बन रहे हैं राज्यसभा के, या बहुत सी और चीज़ें हैं, वो हम करेंगे जब हम जजेस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अभी वो विषय नहीं, अभी जो बुक में है उसको समझिए, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो कंडक्ट है उसे आप लेजिस्लेचर में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। जजेस का कंडक्ट पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में यहाँ पर चर्चा नहीं किया जा सकता। जजेस को शक्ति दी गई है, कोर्ट को ये शक्ति दी गई है कि अगर उसकी अवमानना होती है, किसी भी तरह से उसका कंटेम्प्ट करता है कोई, तो वो उसे पनिश कर सकते हैं। अपनी कंटेम्प्ट के अगेंस्ट पनिश किया जा सकता है। अभी प्रशांत भूषण का केस बड़ा फेमस रहा कंट्री में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस था वो। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो कंटेम्प्ट नहीं कर सकते, उनका कंडक्ट आप लेजिस्लेचर्स में डिस्कस नहीं कर सकते। रिटायरमेंट के बाद वो जॉब नहीं करेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। उनकी सर्विस कंडीशंस, उनकी सैलरीज़, खर्चे सब जो हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज हैं, सर्विस कंडीशन फिक्स हैं, जजेस का टेन्योर फिक्स है। ये सारी प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं जिसके तहत कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा जाए। उनका सिलेक्शन का प्रोसीजर भी कॉलेजियम के थ्रू होता है, उस पर भी काफ़ी डिबेट डिस्कशन है, वो भी अभी मुद्दा नहीं है, लेकिन कॉलेजियम के थ्रू होता है। तो एग्जीक्यूटिव का इम्पैक्ट, इंटरफेरेंस जुडिशरी में बिल्कुल ना हो, लेजिस्लेचर का इंटरफेरेंस ना हो, इस तरह के प्रयास रखे गए हैं। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेट रखने की बात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ जो हैं वो करते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व इसका जिक्र करते हैं कि इनके बीच में सेपरेशन होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के। जुडिशरी को इतना इंडिपेंडेंट रखना बहुत ज़रूरी था क्योंकि देश एक वेलफेयर देश के तौर पर स्थापित है। कंट्री में एक वेलफेयर स्टेट के तौर पर सिस्टम चल रहा है, और ऐसे में यदि वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गिवन वो राइट्स हैं, यदि वो सेकुलर फैब्रिक है कंट्री का, सेकुलर स्ट्रक्चर है जो कंट्री का, उसको यदि आप इंटैक्ट नहीं रखवा पाते हैं, और क्योंकि हमारी कंट्री में पॉपुलर गवर्नमेंट्स इस्टेब्लिश होती हैं, यानी कि जिनको मेजॉरिटी मिलती है जनता के द्वारा वोट पा करके उनकी सरकारें बनती हैं, तो हो सकता है इतनी डाइवर्स कंट्री में किसी भी कम्युनिटी को प्लीज़ करने के लिए मेजॉरिटी पाई हुई सरकार कई तरह के परिवर्तन कर देना चाहे संविधान में। लेकिन यदि ऐसे मौके पे एक इंडिपेंडेंट बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती होगी जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ही पावर प्रोवाइड करता हो कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को कभी भी अल्टर ना होने दें, तो फिर वो जो राइट्स दिए गए हैं, वो जो प्रोटेक्शंस प्रोवाइड की गई हैं फंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनका कोई मूल्य नहीं रह जाता। इसकी वजह से ही जो कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है वो गारंटर है फंडामेंटल राइट का, वो गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, ताकि आप उसके मूल भावना को ही परिवर्तित ना कर दें अमेंडमेंट करते करते कॉन्स्टिट्यूशन में, और स्टेट वेलफेयर स्टेट से कहीं एक टायरेनिकल या फिर पुलिस स्टेट में कन्वर्ट ना हो जाए। इसकी वजह से जो जुडिशरी है उसे इंडिपेंडेंट रखना बहुत अनिवार्य है, और वह हमारे देश में किया गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इंटीग्रेटेड है एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये फीचर है हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन का। ऐसा नहीं है कि फेडरल लॉज को फेडरल कोर्ट अब इन्फोर्स कराता है और स्टेट लॉज को स्टेट कोर्ट्स इन्फोर्स कराते हैं अमेरिका की तरह। हमारे यहाँ पर इंटीग्रेटेड सिस्टम है, लेकिन जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ये भी बड़ी चीज़ है। फंडामेंटल राइट्स देखिए,
कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए। पार्ट 3 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले ये राइट्स 7 हुआ करते थे, टोटल 7 राइट्स हुआ करते थे, लेकिन फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो राइट टू प्रॉपर्टी था आर्टिकल 31 उसको डिलीट कर दिया गया और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने उसे जब डिलीट किया तो उसे यहाँ से डिलीट करके कहाँ पर ऐड किया गया, पार्ट 12 में, और वो बना आर्टिकल 300A। तो वो क्या बना, वो राइट टू प्रॉपर्टी ही है लेकिन वो लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। तो उसके कैरेक्टर में परिवर्तन हो गया, तो उसे फंडामेंटल राइट से लीगल राइट बना दिया गया। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पहले 7 थे, अब 6 फंडामेंटल राइट्स एग्जिस्ट करते हैं पार्ट 3 के अंदर। पहला जो है दैट इज़ राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वालिटी में कवर होते हैं। उसके बाद आ जाता है राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक राइट टू फ्रीडम के अंदर कवर होते हैं। इसी में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाला राइट आ जाता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन आर्टिकल 20, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये सारे आर्टिकल्स कवर होते हैं। तो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 राइट एंड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर कवर होते हैं। राइट टू रिलीजन या राइट टू रिलीजियस फ्रीडम आर्टिकल 25 से 28 तक राइट टू रिलीजियस फ्रीडम में कवर होते हैं, राइट टू रिलीजन में कवर होते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में कवर होते हैं। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आर्टिकल 32। तो इस तरह से कुल 6 राइट्स हैं हमारे पास। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजन या राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो 6 राइट्स एग्जिस्ट करते हैं और मैंने आर्टिकल्स भी बता दिए आपको, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 32 तक। देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये जस्टिशिएबल हैं इन नेचर, इनका नेचर जस्टिशिएबल है। जस्टिशिएबल का मतलब ये है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का कभी भी, मौलिक अधिकारों का कभी भी हनन होता है तो फिर वो एनफोर्सिएबल है। जस्टिशिएबल का मतलब वो एनफोर्सिएबल है कि फिर जुडिशरी उन फंडामेंटल राइट्स को रीस्टोर करा करके देगी। तो आपके यदि कभी फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो फिर आपको अपील के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर फिर आप सीधे, प्रोविज़न है उसमें कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। आप सीधे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट फिर आपके अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए रिट लागू करेगा, रिट जारी करेगा, WRIT, रिट जारी करेगा। 5 तरह की रिट एग्जिस्ट करती हैं। हैबियस कॉर्पस है, मेंडामस है, प्रोहिबिशन है, सर्टियोरारी है, को वारंटो। इनके बारे में आप पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स में। इस तरह की 5 टाइप ऑफ रिट हैं, इनमें से कोई भी एक रिट इशू करता है और आपके फंडामेंटल राइट्स से रीस्टोर हो जाते हैं, तो उनका कोई हनन नहीं कर सकता। इसलिए फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल इन नेचर हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगला इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, और ये होता किसके तहत है, आप कोर्ट को के पास किस आर्टिकल के तहत जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, कि जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है तो आप उसके फिर एवज में रेमेडी ले सकते हैं, उसका निजात ले सकते हैं। जाइए सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए, हाई कोर्ट के पास जाइए, दोनों को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का अधिकार मिला हुआ है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये एब्सोल्यूट हैं। फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट बिल्कुल भी नहीं है। ये रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन के दायरे में आते हैं। रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस इन पर लग सकती हैं। कुछ खास परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों के तहत इन पर रोक लगाई जा सकती है। हम फंडामेंटल राइट के चैप्टर में डिटेल में बताएंगे सब कुछ। तो पहली बात तो एब्सोल्यूट नहीं है, दिमाग में रख लीजिए आप। सेकेंड आस्पेक्ट, क्योंकि फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट हो जाएँ तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि हमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी मेंटेन करनी है। ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन ये भी देखना ज़रूरी है वो तभी है अगर इंडियन स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें कोई कैओस नहीं है।
अगर आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करके अखबारों में या पत्रकारिता के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी तरह से इस तरह के दुष्प्रचार कर रहे हैं जिससे कि देश में एक तरह का कैओस मच सकता है, राइट्स हो सकते हैं, तो देश भीतरी आंतरिक तौर पर कमज़ोर हो सकता है और फिर हम एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी हमारी थ्रेट में आ सकती है। तो फिर स्टेट ही नहीं रहेगा, फिर राइट्स भी नहीं रहेंगे। तो इस लेवल पर थ्रेट नहीं हो जाना चाहिए राइट्स की खुद की एग्जिस्टेंस को। तो राइट्स की एग्जिस्टेंस बनी रहे, इसके लिए ही उन पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, रीज़नेबल, दैट मस्ट बी रीज़नेबल। अब मुद्दा यहाँ पर आ जाता है कि एब्सोल्यूट नहीं है। दूसरा यह है कि सैक्रोसैंक्ट भी नहीं है कि भाई इन्हें कभी ख़त्म रिपील नहीं किया जा सकता है, तो इन्हें रिपील किया जा सकता है, इन्हें ख़त्म भी किया जा सकता है। ये दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसा भी नहीं है कि इन्हें सस्पेंड नहीं किया जा सकता, इन्हें सस्पेंड भी किया जा सकता है। जब इमरजेंसी लागू होती है, नेशनल इमरजेंसी के तौर समय पर इन्हें सस्पेंड किया जा सकता है। आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 इन दोनों को छोड़ करके बाकी सस्पेंड हो जाएंगे। 20 प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन और 21 जो है वो दैट इज़ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये दोनों बचेंगे, बाकी सस्पेंड भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये एब्सोल्यूट हैं, एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि ये सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि इन्हें रिपील नहीं किया जा सकता, हो सकता है। लेकिन 1973 केशवानंदा भारती केस में कोर्ट का डिसीजन है कि जब भी फंडामेंटल राइट्स को परिवर्तन करने के प्रयास करेगी अगर लेजिस्लेचर, तो एक बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगड़ना नहीं चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी बहुत ज़बरदस्त एग्जिस्ट करती है, जिसके तहत फिर जुडिशियल रिव्यू की जो शक्ति आ जा रही है कोर्ट के पास। कोर्ट ये देख सकता है कि फंडामेंटल राइट में परिवर्तन करने को लेकर के कुछ ऐसा परिवर्तन या फंडामेंटल राइट छीनने के प्रयास सरकार के द्वारा ऐसे तो नहीं हो रहे जिससे कि संविधान की मूल आत्मा में ही परिवर्तन हो जाए, तो वो नहीं हो सकता। फिर ये केशवानंदा भारती केस कहता है। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर कवर होते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। ये सारी चीज़ें फंडामेंटल राइट से जुड़ी हुई। मौलिक अधिकार इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर फंडामेंटल फॉर योर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ग्रोथ, दैट्स वाई दे आर बीइंग कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। ये आपको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रोवाइड करते हैं। तो आपको कोई पूछे कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कहाँ से आती है, तो फंडामेंटल राइट्स के माध्यम से आती है। इसके बाद आ जाते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में कवर होते हैं, पार्ट 4 के अंदर आते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना ये था कि ये एक नोवल फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बहुत ही नोवल फीचर है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब मुद्दा यहाँ पर यह आ जाता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जस्टिशिएबल है या नहीं है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जस्टिशिएबल नहीं है। जैसे फंडामेंटल राइट जस्टिशिएबल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये गिवन है और अगर सरकारें इनकी पालना नहीं कर रही हैं, तो फिर आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते कि सरकार इसकी पालना करे ही करे। तो ऐसा नहीं है कि जुडिशरी फिर इसको किसी तरह का रिट लागू करके इसको रिस्टोर करा के देगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जस्टिशिएबल नहीं है, ये नॉन जस्टिशिएबल। तो फिर ये क्यों है? देखिए, ये लीगल फोर्स तो नहीं है कोई, लेकिन ये मॉरल फोर्स का काम करते हैं, क्योंकि जहाँ एक तरफ ये जस्टिशिएबल नहीं है, वहीं दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन खुद इस बात को कहता है कि इस बात का ध्यान रखना है स्टेट ऑफ इंडिया को कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ आर वेरी फंडामेंटल इन द गवर्नेंस के मामले में दे आर वेरी फंडामेंटल। दीज प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल्स, इनको फॉलो करना है। और किसी भी तरह के लॉ को बनाने के समय इस बात का ख्याल रखना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाए। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के ही सरकार चलनी चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को ध्यान में रखते ही नीतियाँ बननी चाहिए, कानून बनने चाहिए, विधान बनने चाहिए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन उम्मीद करता है। तो ये एक तरह की मॉरल फोर्स का काम करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट खुद मिनर्वा मिल केस 1980 में कह चुका है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ एंड फंडामेंटल राइट्स जो हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेडरॉक है उसको बैलेंस करने का काम करते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स। तो ये जस्टिशिएबल भी नहीं है, ये लीगल फोर्स भी नहीं लगाते, ये नॉन जस्टिशिएबल और ये मॉरल फोर्स लगाते हैं। फिर भी ये इनकी पूर्ति होगी, क्यों? क्योंकि ये बड़े पॉपुलर हैं,
जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत प्रावधान है वो फिर एक तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ 5-5 साल पे आपको फेस करने आती है चुनाव के लिए, वो फिर अपने मैनिफेस्टो में कुछ नहीं है, एक तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ही आपको मैनिफेस्टो में नज़र आता है पॉलिटिकल पार्टियों के। वो बात अलग है कि वो कभी लैपटॉप देने की बात करेंगे या कभी साइकिल देने की बात करेंगे, वो जो मूल उद्देश्य है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का ही फलित हो रहा है वहाँ पर। तो आप बैठाएंगे ही उनको सत्ता पे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की पालना करके, कानून बना करके उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के आर्टिकल्स को प्रभावी बना रहे हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिए गए हैं और वह जस्टिशिएबल हैं। जस्टिशिएबल का मतलब उनको अब प्रभावी करने के लिए, एनफोर्स करने के लिए कंट्री में कोई लॉ बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में ही जस्टिशिएबल हैं। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्योंकि नॉन जस्टिशिएबल है, इसको यदि उनको प्रभावी बनाना है कि पालना हो देश में, तो फिर उस डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिलेटेड, किसी भी आर्टिकल से रिलेटेड फिर लॉ बनाना पड़ता है, एक्ट बनाना पड़ता है। तो वो एक्ट बनाएंगी सरकारें खुद ही, क्योंकि फिर पॉपुलर डेमोक्रेसी में लोगों को फेस करने जाना, और वो तभी होगा जब उनके हित में कार्य करेंगे। तो जनहित में कार्य करने के निर्देश ही दे रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल सरकारों को, और वो निर्देशों की पालना करनी ही पड़ती है सरकारों को, क्योंकि जनता का दबाव होगा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जब पॉपुलर डेमोक्रेसी में आप जनता को फेस करने जाते हैं। तो एक तरह से जो पॉलिटिकल फोर्स है गवर्नमेंट पे, जो पीपल फोर्स है गवर्नमेंट पे, वही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की पालना करवा देगी सरकारों से। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, पार्टियां इसकी पालना करेंगी, मैनिफेस्टो में आपको झलकता है, दिखता है। इसके बाद आ जाती हैं फंडामेंटल, मैंने राइट्स यहाँ पर लिखा है, इसको करेक्ट कर लीजिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली तो थी नहीं। 1976 में इमरजेंसी के दौरान, यानी कि 1975 से 1977 के बीच में जो इमरजेंसी थी, उस दौरान 1976 की 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के दौरान ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय में, कि उस समय कमेटी गठन की गई और उसको हेड कर रहे थे स्वर्ण सिंह। तो स्वर्ण सिंह के द्वारा ही 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ का सुझाव उस समय में फिर दिया गया। इनफैक्ट उन्होंने तो ये भी कहा था कि इन्हें जस्टिशिएबल बनाना चाहिए, यानी कि ये फंडामेंटल राइट्स की तरह जस्टिशिएबल ही होने चाहिए कि लोग फिर इनकी पालना करें। अगर लोग नहीं करेंगे तो फिर उन्हें भी दंड मिलेगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़, हालांकि उस समय में सरकार के द्वारा ये नहीं माना गया और इसे जस्टिशिएबल नहीं बनाया गया, हालांकि स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसे जस्टिशिएबल बनाने को कहा था। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ उस समय में ऐड की गई ताकि लोगों को डिसिप्लिन बनाया जा सके, वो इमरजेंसी के नियमों की पालना करें। हालांकि एक बात और बता दूं आपको मैं, 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में जब कराची सेशन हुआ था जिसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए, उस समय में फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कराची सेशन में दी गई थी फंडामेंटल राइट के साथ, लेकिन वो फिर संविधान में नहीं ली गई, फंडामेंटल राइट्स ही लिए गए। तो बाद में जाकर के फंडामेंटल ड्यूटी डाली गई, ये पार्ट 4 में ऐड की गई, पार्ट 4A के तौर पर। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए एक पार्ट 4A एग्जिस्ट करता है, जिस पार्ट 4A के अंदर एक ही आर्टिकल एग्जिस्ट करता है और वो है आर्टिकल 51A। और उस आर्टिकल 51A के तहत 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती थी ओरिजिनली, यानी कि जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 हुआ, उसके बाद फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2002 में, उसने एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की। तो इस समय टोटल कुल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपके देश में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि आपको रिस्पेक्ट करनी है नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन की, नेशनल एंथम की और नेशनल फ्लैग की, ये रिस्पेक्ट आपको करनी है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। इसी की तरह से आपको कंट्री की इंटीग्रिटी, यूनिटी, सॉवरेनिटी को मेंटेन रखने का काम करना है, आपको फीलिंग ऑफ कॉमन ब्रदरहुड को प्रमोट करना है, आपको इंडिया के कॉम्पोजिट कल्चर के इस रिच हेरिटेज को प्रोटेक्ट और प्रमोट करना है, आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है। ये सभी चीज़ें फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट हो जाती हैं। तो अब इनको भी लागू कराने के लिए अलग अलग कानून बन गए हैं, जैसे कि अगर आप नहीं पालना करते हैं मान लीजिए फ्लैग की, तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है, उसके मुताबिक अगर आप फिर नहीं पालना कर रहे हैं तो आपको पनिशमेंट देने का प्रावधान फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के तहत है, पेनल्टी पनिशमेंट जो भी बनता है वो है। तो इनको भी फिर इन्फोर्स करने के कानून बने हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ जस्टिशिएबल नहीं है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह, वो भी जस्टिशिएबल नहीं है। इनको रखा गया है कि लोगों को चेतन किया जाए कि जहाँ एक तरफ उनके अधिकार बनते हैं, फंडामेंटल राइट बनते हैं, वहीं उनके देश के प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने जो सहवासी लोग हैं, उनके पड़ोसी हैं, उनके जो जिस समाज में वो बस रहे हैं, हर नागरिक के प्रति उनकी एक तरह की फंडामेंटल ड्यूटी बनती है, जो ड्यूटी मैंने आपको अभी बताई। केवल अधिकारों पर आधारित समाज नहीं हो सकता, दायित्व बहुत बड़ी बात है, दायित्व भी निभाने पड़ते हैं, हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, और प्रोविज़न रखा गया है तो हो सकता है आने वाले समय में जस्टिशिएबल भी हो जाए। लेकिन ये उम्मीद करता है ऐसी आपसे संविधान
कि आप स्वयं ही विकसित होंगे एक स्तर पर और एक मॉरल सोसाइटी एग्जिस्ट करेगी, तो फिर जस्टिसेबल बनाने की ज़रूरत नहीं। देखिए, मॉरलिटी जो है उसे कानून के डंडे से लागू नहीं कराना चाहिए, फिर वो नहीं होती, वो समाज के भीतर से आती। तो कुछ चीज़ें सरकार देती है, कुछ चीज़ें सत्ता से आती हैं और कुछ चीज़ें समाज से आती हैं। इन दोनों का मिश्रण होता है। जो सत्ता से आती है उन्हें सत्ता से आना चाहिए, जो समाज से खुद आनी चाहिए वो समाज से ही आनी चाहिए। कंसाइंस का कंसेप्ट जो है, मॉरल कंसाइंस डेवलप करना, कॉन्शियसनेस को जगाना, यह काम समाज को ही करना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़। फिर उसकी स्वीकृति भी होती है, उसकी पालना भी होती। सत्ता से आने वाली चीज़ों की नहीं भी हो पाती। इसके बाद आ जाता है सेकुलर स्टेट। देखिए, सेकुलर स्टेट का कंसेप्ट यहाँ पर ये हो जाता है कि जो हमारा इंडियन स्टेट है, इंडियन स्टेट का कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, यानी कि देश के संविधान ने कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं दिया इंडियन स्टेट को। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। सेकेंड इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, वेस्टर्न कल्चर की तरह, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ की तरह इंडिया का सेकुलरिज्म नेगेटिव सेकुलरिज्म नहीं है। वहाँ पर कंप्लीट सेपरेशन है रिलीजन का और गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट और रिलीजन पूरी तरह से सेपरेट है, स्टेट एंड रिलीजन, चर्च और वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो। लेकिन इंडिया पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म को फॉलो करता है। सेकुलरिज्म पर हमारे बहुत डिटेल में लेक्चर हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे और आगे फंडामेंटल राइट्स डिस्कस होंगे तब भी ये लेक्चर आपको मिलेंगे। और पहले भी हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ में पहले ही आपकी फाउंडेशन बना दी है, जो 51 नंबर तक लेक्चर हमने कवर किया है, फर्स्ट से 51 तक। उसमें ये सब फाउंडिंग प्रिंसिपल्स क्लियर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो सेकुलरिज्म का एक पॉजिटिव कंसेप्ट हमारे देश में होता है। मल्टी रिलीजियस कम्युनिटी है, इसलिए पॉजिटिव कंसेप्ट यूज़ होता है कि सभी रिलीजन जो हैं, हमारा कंट्री, हमारा इंडियन स्टेट उन सभी रिलीजन को इक्वल स्टेटस अकॉर्ड करता है। किसी को भी सपोर्ट नहीं, किसी को भी इंडियन स्टेट का रिलीजन नहीं बनाए, लेकिन सभी को एक इक्वलिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इक्वल फ्रीडम प्रोवाइड करता है ग्रो होने की, और इक्वल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है सभी रिलीजन को। तो रिलीजन से कम्प्लीटली सेपरेट नहीं है, पॉजिटिव कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है। ब्रिटिशर्स के समय में रिलीजन के बेसिस पर रिजर्वेशन एग्जिस्ट करता था। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से आया था, जिसमें जो कैंडिडेट है वो जिस रिलीजन से बिलोंग करता है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसको वही रिलीजियस कम्युनिटी सिर्फ वोट करेगी। मुस्लिम कैंडिडेट है तो मुस्लिम्स ही वोट करेंगे, सिख कैंडिडेट है तो सिख ही वोट करेंगे। ये सिस्टम चलता रहा। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इस तरह के कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को ख़त्म कर दिया। जो रिप्रेजेंटेशन रिजर्वेशन के फॉर्म में रखा है, इन द फॉर्म ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन, वो कम्युनल नहीं है, वो रिलीजन के बेसिस पर नहीं है, वो सोशल इकोनॉमिक डिप्रीवेशन एंड बैकवर्डनेस के बेसिस पर प्रोवाइड किया गया है। तो सेकुलर कैरेक्टर है। ये सेकुलर कैरेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आप वेलफेयर स्टेट की कल्पना करते हैं तो स्टेट सेकुलर होना चाहिए, जहाँ एक तरफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपको, जैसे फंडामेंटल राइट्स, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इंस्टॉल करने की बात करते हैं, वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रोवाइड करने की बात करते हैं। और यही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं। तो स्टेट वेलफेयर नहीं हो पाएगा अगर एक मल्टी रिलीजियस कंट्री को हम सेकुलर स्टेट नहीं करेंगे। तो प्रिएम्बल 1976 फॉर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत प्रिएम्बल में, हमारे संविधान की प्रस्तावना में, ये सेकुलरिज्म वर्ड ऐड किया गया। सेकुलरिज्म की स्पिरिट पहले दिन से ही थी, लेकिन वो वर्ड ऐड नहीं किया। वो सेकुलरिज्म के डिटेल लेक्चर में आपको पता चल जाएगा क्यों नहीं किया था। तो वो हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में सेकुलरिज्म वर्ड डाला, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था। ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी का समय था उस समय में। तो प्रिएम्बल क्या कह रहा है कि प्रिएम्बल कहता है कि सबको लिबर्टी है अपने फेथ को, अपने रिलीजन को प्रोफेस करने की लिबर्टी है। किसी भी फेथ को, किसी भी रिलीजन को, किसी भी मान्यता को आप पालन करिए। तो किस तरह से हमारा सेकुलरिज्म रिवील होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलरिज्म की कल्पना करता है। आर्टिकल 14 इक्वलिटी की बात करता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। धर्म के आधार पर आपके बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15, किसी भी तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन अगर आपका हो रहा है तो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा।
फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे कि कुछ मुस्लिम और कुछ सिख कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं, उनमें तो उनको तवज्जो दी जाती है, वो भी आर्टिकल अभी कटा दूंगा। तो सेकुलरिज्म के तहत आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा एडमिशन के दौरान। आर्टिकल 16 कहता है कि किसी भी तरह की सरकारी नौकरियों की नियुक्तियों में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इसी तरह से आर्टिकल 25 इस चीज़ का जिक्र करता है कि किसी को भी किसी भी तरह के धर्म को मानने की, कोई भी फेथ को प्रैक्टिस करने की, प्रोफेस करने की, प्रमोट करने की आज़ादी है। आर्टिकल 26 बात करता है कि किसी भी तरह के जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी भी तरह के अपने रिलीजियस फेयर्स या फिर शोभा यात्रा या फिर कोई जुलूस है, सब कुछ आप मैनेज कर सकें। आर्टिकल 26 इस बात की बात करता है कि आप एक्सप्रेस कर सकें अपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स। आर्टिकल 27 कहता है कि आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, हाँ, आपसे कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा कि आप फलाना फलाना धर्म से वसूल करते हैं। आपने देखा होगा जब मुस्लिम रूल हुआ करता था, मुग़लों का सल्तनत पीरियड, उस समय में तीर्थ यात्रा महसूल और जजिया टैक्स लिए जाते थे। जो गैर मुस्लिम लोग थे वो जिमी कहलाते थे, टैक्स पे करते थे, जजिया। ऐसा कुछ नहीं है हमारे देश में, अब संविधान लागू हो गया है। आर्टिकल मैंने बताया 25, 26, 27। आर्टिकल 28 ये कहता है कि जो भी स्टेट द्वारा एडेड यानी कि सरकारी खर्चा जिन कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल कहीं पर भी लगता है, उनमें कहीं पर भी किसी तरह की कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाएंगी। आर्टिकल 29 कहता है कि भाई किसी भी तरह से कुछ कोई भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हमारी कंट्री में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, अपनी स्क्रिप्ट, अपना कल्चर कंजर्व करने की पूरी आज़ादी है। आर्टिकल 30 कहता है कि